अगर हम इनको छोड़ेंगे तो फिर आप याद रखिएगा एक बात, ये आपके लिए बहुत सख्त मुसीबत का बायस होगा फॉर फ्यूचर। आप क्या मानते हैं कि ये आपने एक ऑर्डर पूरा किया था, या आपके लिए ये वो तकलीफ है जो आपको साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल बाद किसी न किसी घटना के बाद याद आती है? नहीं, ये ऑर्डिनरी काम नहीं था, ये एक दिल पे बोझ है। मेरा नहीं ख्याल उसने कभी गोली चलाई हो। मेरी असेंबली पे अटैक हुआ, फारूक कहाँ है, फारूक कहाँ है, मुझे मारने आए थे। ये मौलाना तो हजारों की डेथ का कारण बना। बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। ये गलती से पकड़ा गया है, ऐसा ही घूम रहा था अनंतनाग। ये वो काम था जो बेमनी किया जाता, इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। यही तमाशा देखने आया था मेरे ख्याल कश्मीर का कि हो क्या रहा है, मैं भी जाके देखूं। बाद में रियलाइज हुआ इतना डेंजरस टेररिस्ट चेकिंग के दौरान काबू में आ गया। मसूद अजहर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज अटैक्स, मास्टरमाइंड। ना मसूद अजहर जाता ना ये सब होता। क्या इसमें डीब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसमें व्हाट वेंट रॉन्ग नहीं पता लगना चाहिए कि क्या गलती हुई? अगर हमारी पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग होती, जहां पर आदमी करने से पहले भी सोचे और करने के बाद उसके बाद क्या हो पूरी दुनिया को पता लगे। हमेशा एक दिल पर कसक रहेगी। छह दिन, इतने दिनों तक पूरा देश एक ही सवाल के साथ जी रहा था, क्या IC-814 के यात्री कभी वापस लौट पाएंगे? कंधार में बातचीत चल रही थी, दिल्ली में बैठकों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था और विमान के अंदर बैठे लोगों की उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ छोटी होती जा रही थी। और फिर वो फैसला सामने आया जिससे बचने की कोशिश पिछले 6 दिनों से की जा रही थी। भारत सरकार ने यह तय कर लिया था कि यात्रियों की रिहाई के बदले 3 आतंकवादी छोड़े जाएंगे। उनमें सबसे बड़ा नाम था मौलाना मसूद अजहर। आज अगर हम किसी भी दबाव में आकर के आतंकवादियों को छोड़ते हैं तो आतंकवादियों का हौसला बढ़ जाएगा। आज एक हाईजैक हुआ है, कल को और होंगे, परसों और होंगे। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। प्रधानमंत्री को बाहर ला दो। भैया मैं जाने, बहुत दिन हो गए भाई साहब, भैया मैं जाने दो, मेरा भाई We are very serious about it. We asked the entire cabinet to be present in the capital, meet every day to review the situation. The Cabinet Committee on Security met early this morning and it reviewed the situation in Kandahar. I'm leaving for Kandahar to deal directly with our negotiating team and establish, to assist them, assist the negotiating team and to establish the situation on the ground. Thank you. मैं उस वक्त DIG जम्मू था। मुझे
कॉल आई, गुरबचन जगत थे पुलिस चीफ, फौरन मेरे ऑफिस में आई। बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम है, तो आपको बड़ी जिम्मेदारी से वो काम करना पड़ेगा। अजहर मसूद एक ड्रेडेड टेररिस्ट है, वो कोट बलवाल जेल में है। उसको वहाँ से लेकर आपने टेक्निकल एयरपोर्ट, जहाँ स्पेशल प्लेन दिल्ली से आ रहा है, उसमें जो दिल्ली से कोई इम्पोर्टेंट अधिकारी आ रहे हैं उनके हवाले करना। लेकिन ध्यान रहे कि प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हो और उसका कुछ मीडिया में ना आए शक्ल वगैरह। ये आदेश था। मुझे सबसे ये लगा कि हमें जब इनको छोड़ेंगे तो आतंकवाद यहाँ बंद नहीं होगा। ये सब जगह जानते हैं, इनने अपने लोग तैयार किए हुए हैं और वो लोग इसको चलाते जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। सुना था कि उन्होंने काफ़ी रेसिस्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्टीमेटली फैसला यही हुआ, 3 लोगों को छोड़ना है। मैं नहीं समझता पॉलिसी थी या नहीं थी, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला था। मगर जो भी हुआ मैं समझता हूँ वो बेहद गलत हुआ, क्योंकि पहले डिमांड काफ़ी लोगों की थी और उसमें कुछ पैसा भी था। लेकिन नेगोशिएशन जो कर रही थी हमारी टीम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनको नीचे लाया, अल्टीमेटली एग्री करवाया 3 ही लोगों को छोड़ने के लिए, अजहर मसूद, मुश्ताक लटरम और उमर शेख, जिसने डैनियल पर्ल का वो किया। वहाँ DIG होता था वैद, मैंने उसको कहा भाई उनको लाओ, जल्दी लाओ, मुझे जल्दी जाना है। कांधार में क्या कर सकते थे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। चारों तरफ तालिबान, और तालिबान ने चारों तरफ टैंक लगा दिए हमारे। यहाँ पे आर्मी चीफ, नेवल चीफ एंड एयरफोर्स चीफ, दे मेट द प्राइम मिनिस्टर वन डे। वो न्यूज़ आई और इमीडिएटली वहाँ टैंक्स खड़े कर दिए उन्होंने। कंधार में जो बाहर कबालियों ने घेर रखा था जहाज, पता था बाहर भी टेररिस्ट हैं, अंदर भी टेररिस्ट हैं, तो जा तो हम कह सकते नहीं हैं। अब तो कोई नेगोशिएशन होएंगी और उसके बाद ही कुछ होगा, पर हमें ये नहीं पता था कि 8 दिन लग जाएंगे पूरे। कोट बलवाल जेल, जैसे मैंने कहा, हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। जो काफी खूनखार टेररिस्ट होते थे उनको रखा जाता था। सुपरिटेंडेंट जेल के उनको बताया कि इस तरह से हुक्म है गवर्नमेंट का और आपने इसको मेरे हवाले करना है, ताकि मैं इसको, जो दिल्ली से जहाज़ आ रहा है, उन जो उसमें उच्च अधिकारी हैं उनके हवाले करना। अंदर के गेट से लाया गया। तो मैंने देखा कि ये मौलाना दाढ़ी तो रखता है और बहुत किसियानी मुस्कुराहट से देख रहा था, जैसे कि उसको पता था कि मुझे छोड़ा जा रहा। तो ये इसने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी, हरे रंग की तस्बीह पकड़ी हुई थी, और है तो ये मोटा ताजा, और दाढ़ी थी, इधर पगड़ी और बांधी हुई थी। कुछ ऐसे टेररिस्ट थे जो जेल में भी अपने दादागिरी दिखाते थे ना। मैंने फिर गुस्से में गाली देकर बोला कि आप ब्लडी इसका चेहरा ढकी, मंकी कैप बनाइए इसको, ताकि इसका चेहरा ना दिखे। ये मतलब रेसिस्ट करने लगा और हाथ बांधे गए।
फिर इसको लाया और इधर छोटा सा दरवाज़ा जो मूवेबल होता है उसको खोल के इसको जिप्सी की बैक साइड में अंदर कर दिया और चारों तरफ PSO बैठा दिए गन के साथ, 4 बॉडीगार्ड्स चारों तरफ, ताकि भागने का कोई स्कोप ना हो। बाहर वाला गेट था, उसके बाहर मीडिया बहुत था। मुझे आदेश था कि इसको दिखना नहीं चाहिए। जैसे ही मैं बाहर निकला सब मेरे पीछे जिप्सी में फॉलो करने लगे, चेस करने लगे। टेक्निकल एयरपोर्ट तक गाड़ियां मीडिया की मुझे पूरी फॉलो करती रही और वो लाइव दिखाए जा रहे थे, जिसको मैं रोक नहीं सकता। मुझे हर वक्त अफसोस है, वो उनको हमारी समझ नहीं आती मेरे ख्याल से। उसमें डिसीजन ये था कि ब्रिजेश जी ने मुझे कहा कि आपके जो पाकिस्तान के जानकार हैं अफसर, 2 अफसरों को भेज दीजिए और 2 IB से भेज दीजिए। तो शामिल और मैंने बात की, मैंने कहा साहब और वो आदमी चले जाएंगे, ये हमारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं। और उसने कहा कि डोल और नेचल को भेज देते हैं क्योंकि वो बेस्ट है हमारे अफसर, हम भी इनको बेस्ट समझते थे। तो चारों जो गए ये बड़े अच्छे अफसर थे, टॉप के अफसर थे। मैंने दिल्ली को कहा था, मैंने कहा कि हम यहाँ से 10-1 बजे चलेंगे तो 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। हम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुँचे और वहाँ वो जहाज़ आ गया था दिल्ली से, बहुत उच्च अधिकारी थे। तो उनको मैंने कहा कि सर ये अजहर मसूद आपके हवाले। उन्होंने कहा इसको अंदर बैठा दीजिए और मेरे साथ आए, उनके हवाले कर दीजिए। तो कर दिया। फिर वो आ गए, उनको बिठा दिया जहाज में। फिर मैं बैठ गया, बीच में वो पर्दा लग गया, ना उन्होंने मेरे को देखा ना मैंने उनको देखा। हैंड ओवर कर दिया गया। दौलत साहब अब इसको लेके दिल्ली चले गए। मसूद अजहर और बाकी 2 आतंकवादियों को अफगानिस्तान ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन कंधार में बैठे यात्रियों को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता था। उनके लिए हर नया दिन सिर्फ एक और इंतजार था। इसी बीच हाईजैकर्स ने एक आखिरी चेतावनी दी, एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने विमान के अंदर बैठे हर व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अब अगली सुबह देखने का मौका ना मिले। मैंने उन यात्रियों और क्रू मेंबर से पूछा कि उस आखिरी रात विमान के अंदर क्या माहौल था। उनकी बातें सुनकर मुझे यह एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान डर से लड़ना बंद नहीं करता, बस वो डर के साथ जीना सीख लेता है। Anybody who's sitting inside the plane, he consciously knows कि अटैक हो सकता है कमांडोज का, गोलियां चल सकती हैं, तो कोई ना कोई मर सकता है। ये सबको मालूम था। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन। वो एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी या इतनी बार हमें तोड़ा जा चुका था। 6 nights had already passed। डर की भी एक सीमा होती है ना, डरते डरते आदमी मर तो नहीं जाता ना, वो उसके और कारण होते हैं। तो इट डिडंट मैटर, बस आप एक असहाय से होके एक सबमिट कर देते हो, यू रिजाइन टू द सिचुएशन। जिस दिन लास्ट डे था तो उसने बोला कि हमारी वार्ता जो है आपसे फेल होगी इंडियन गवर्नमेंट से, तो अब आपको तैयार हो जाओ, किसी को कुछ खाना है लास्ट में तो बता दो, फिर नहीं तो हम सबको शूट करने वाले हैं, ये बोला उसने। ये आए मेरे पास बर्गर,
कहता माशाल्लाह साहब अपनी गर्ल्स को बोलिए कि लंच सर्व कर दें। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप एक तरफ अल्टीमेटम दे चुके हो और दूसरा तरफ आप ये कह रहे हो। कहता मेरी बात तो मानिए, मैं आपके साथ लंच करूँगा, इतना मेरा आपसे वादा है। तो थोड़ा सा वो हुआ। देन दे सर्व्ड, हालांकि लोग कौन खाने वाला, तो लोग रो रहे थे, कोई डरा हुआ था, वाकई दहशत का माहौल बन चुका था। जब ये अल्टीमेटम दिया गया तो कुछ लोगों ने एक तो गिर पड़े थे आउट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन और व्हाटएवर। तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था हाँ सबको मार दो, सबसे पहले मेरे को मार दो, बट अदरवाइज नोबडी वाज प्रोटेस्टिंग, नोबडी वाज स्क्रीमिंग। दिल्ली में फैसला हो चुका था और कंधार में इंतजार खत्म होने वाला था। 6 दिन तक बहुत सी उम्मीदें टूटी, कई बातें अफवाह निकली। इसलिए जब हाईजैकर्स ने कहा कि डील हो गई है तो किसी ने फौरन भरोसा ही नहीं किया। फिर कंधार एयरपोर्ट पर एक तेज आवाज के साथ विमान लैंड किया। उस विमान में वे 3 लोग थे जिनके लिए यह पूरा हाईजैक हुआ था और पहली बार हाईजैकर्स के चेहरे बदले बदले से नजर आने लगे। उनकी बेचैनी, उनकी जल्दबाजी, और फिर एक एक करके वे विमान से नीचे उतरने लगे। उस पल क्या यात्रियों को यकीन हो गया था कि वे सचमुच आजाद होने वाले हैं, या तब भी उन्हें किसी आखिरी धोखे का डर था? तो जहाज जब वहाँ लैंड किया पालम में, तो उन्होंने कहा जहाज सीधा उधर ही ले आना, जसवंत सिंह जी इंतजार कर रहे हैं, हाँ उनको फ्लाइट ले जानी है कंधार। तो हम सीधा उधर ही गए, मैं पहले उतर गया और मैं अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। We are very, very definite they will come back. That's it. I'm sure, yes, I'm sure they will. And not only my husband, all of them will come back safe and sound. हमें एक्चुअली 30th को मालूम पड़ गया था, जो डॉक्टर इनका था जिसने अटैक किया था, जो इस्लाम पे सर्मन्स दिया करता था, उसने आगे का डील हो गई। सडनली पीपल वर ऑब्वियसली रिलीव, कुछ रोने लग गए, कुछ कैसे था, मैं भी रोया था क्या, बिकॉज पेंट अप फीलिंग्स होती हैं। एक नेपाली पैसेंजर थे ऑन बोर्ड, गजेंद्र तामरकर। वो नेपलीज मूवीज़ में कॉमेडियन करते थे। तो उसने कहा कितने आदमी थे, और मोनो एक्टिंग कर रहा था। तो उसने कहा साहब 5। वो 5 और तुम 100 तभी हार गए, इस तरह करके बड़ा वो चल रहा था माहौल। लेकिन 30th की रात को जब उसने दोबारा ये किया तो ये भोला को गुस्सा आ गया, और ये इसने आके उसको कहता बोला कि शादी हो रही है क्या, किसी की बारात आ रही है क्या से, और उसने उसको अटैक किया, इसने मतलब उससे मारा। तो उसके गजेंद्र के यहाँ पे वूंड हो गया था।
31 को ये लोग आए, जो ये मसूद अजहर और बाकी 2 दिन जो उमर शेख और एक तीसरा जिनको भी रिलीज़ किया था, वो लोग एक बोइंग 737 से अलायंस एयर की उससे वो आए। तो जब वो आए और बोइंग काफ़ी नॉइजी होता है, तो हमें घर घर आवाज़ आई, तो और फिर इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाने शुरू किए हाईजैकर्स ने। उसने बोला बर्गर ने कि हम पहले नीचे जाके चेक करेंगे ये वही हैं कोई जो, और हमसे कोई खेल तो नहीं खेल रहा, उसके बाद आप लोगों को रिलीज़ होंगे। अभी भी विश्वास नहीं हुआ था। मैंने तो अपने को टांग दिया था फोटो पे, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं थी मेरे। तो लास्ट में जाने लगे तो उसने कहा, इसने बर्गर ने वेव किया, ओके गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, ऐसे करके जैसे कोई रॉक स्टार होता ना। और उसने गजेंद्र से पूछा, गजेंद्र सी यू स्पेशली, उसने या सी यू, और धीरे से गजेंद्र ने बोला, साला 7 जन्म तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़ेगी। वो लोग जब उतर गए जहाज से, जीप में बैठ गए और चले गए, तब माहौल अंदर का बदल गया। तब लगा भाई अब हो गया है। They departed very fast and very suddenly. जैसी वो जीप आई जिसमें इनके थे, हमने थोड़ा सा we got a glimpse of that jeep. मैंने उनको नीचे उतर के जीप में बैठते हुए देखा। तब तो हमने फ्लैप खोल लिए थे ना खिड़कियों के, तो उनको जीप में बैठ के जाते हुए देखा। उसके बाद कि अपना SPS सूर्या हमारा जो इवेंचुअली फ्लाई करके लेके आए उस एयरक्राफ्ट को, फर्स्ट को, एंड ऑल्सो डोवल साहब आए। एक सज्जन आए, फिर उसने उन्होंने बोला कि आई एम अजीत डोवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी हैव कम टू टेक यू बैक टू इंडिया। इट वाज सच अ नाइस सेंटेंस, हम लोगों को एकदम शोर मचा दिया पूरा। बाद में हमें नीचे जाके पता चला कि ही वाज वन ऑफ द की नेगोशिएटर्स। तो नीचे वीर काजू जी भी खड़े थे, हमारे इंडियंस के टॉप ऑफिशियल्स, कैप्टन JRD राव जो फर्स्ट को एयरक्राफ्ट लेके आए थे 300। बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन जब रिलीज हम हो गए और जसवंत सिंह को हमने देखा और वो हमारे साथ बैठा हुआ था, तो पहली बार दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने कहा वाकई में छूट गए हम, मौत नहीं आएगी। Innocent men, women and children have been criminally kept confined during this festive season and this period of light and joy for more than a week. We had stated at the very beginning that our primary concern was the earliest termination of the hijacking and the safe return of all passengers and crew. पास कोई ऑप्शन भी नहीं लगता था। ये कंधार में चारों तरफ देखते थे हम, टूटे फूटे हवाई जहाज पड़े हुए हैं, कुछ था ही नहीं वहाँ पे। वो बोलते थे पानी भी नहीं है यहाँ पे। फिर जब रिलीज हो गए तब हमने देखा कि जहाँ एयरक्राफ्ट खड़ा था उसके साथ में एक छोटा सा नल था, वहीं से पानी भर के देते थे वो लोग। अब बोलते थे पानी नहीं है, बहुत दूर से लाना पड़ता है। अभी तक मैं रोया नहीं था, मैं बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट थी, नॉर्मल था।
तो जैसे ये न्यूज़ मिली, यार इतना रोया मैं जिंदगी में नहीं रोया। जब हम उतरे तो हमारा अफगान कस्टम्स ने सर्च करा, फिर हम जब दूसरे प्लेन में चढ़े वापस जाने के लिए तो इंडियन कस्टम्स ने उनको सर्च करा। तो मैंने कहा भाई तुम क्यों सर्च कर रहे हो हमको? बोलता हम इसलिए सर्च करेंगे क्योंकि आपको सर्च करा उन्होंने। मैंने कहा हाँ। तो हम देख रहे हैं कि आपके एक बम बूम तो नहीं लगा दिया तालिबान ने। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट में बैठे तो एक दहशत सी तो लगी कि पता नहीं अब यहाँ तो नहीं कुछ होने वाला है। बाहर की बात तो पता नहीं ना कि क्या आपस में बातें हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और उनकी टेररिस्ट की ना, पर अपनी तरफ से तो देखिए सब बेस्ट ही करा है। जब दिल्ली उतरे और दिल्ली में जो हमने क्राउड देखी, इसको जो एयरपोर्ट पे खड़ी थी, उसको देख के मतलब दिल में लगा कि यार देखो इंडियंस में फीलिंग है इंडियंस के लिए। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इधर कंट्री में इतना बवाल मचा हुआ है उस बात को लेके। जब रिलीज हुए तब देखा पूरा मीडिया खड़ा है सब कुछ, तब रियलाइज हुआ मैं कह रही बाबा इतना कुछ है। मोबाइल फ़ोन था मेरे पास पर वो तो डिस्चार्ज हो गया था। मैं सोचा गाइस जाते बाहर किसी से टैक्सी टूक्सी पकड़ेंगे इनमें से। तो बाहर आए तो देखा ये क्या 25-30 गाड़ियाँ लेने आई हुई थी। मैं कहाँ टैक्सी की बात कर रहा था, इधर आए थे तो होली दिवाली का माहौल था। प्लीज टेल अस वो कैसा दिखता था प्लीज। ऐसा वेलकम तो मेरा आज तक कभी हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री से तो दूसरे दिन ही मुलाकात हो गई थी। जब हम पहुंचे उसके दूसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया था, हम सब गए उनके पास और मैंने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करा। मैंने बोला जी मेरे माता पिता आपके बहुत आभारी हैं क्योंकि उनके 6 बंदों को आप छुड़ा कर आए हो। अरे ये तो होता रहता है, ऐसा उसने कहा तालियां चलेगा। I'm really thankful to my crew and my India airline, who have trained me so well to tackle with all kinds of these kind of problems. I believe the whole world was concerned about what our fate is going to be, as we were totally helpless sitting there doing nothing and only counting on our country and our government. लोगों ने बोला जो हमारे एक दो रिलेशंस आए हुए थे कि बोलते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन रुका हुआ था, तुम यहाँ लैंड करो अब शुरू हो रहा है। IC-814 के यात्री वापस लौट आए, परिवार मिले, जिंदगियां आगे बढ़ी। लेकिन क्या कहानी वहीं खत्म हो गई? शायद नहीं, क्योंकि कंधार का संकट खत्म हुआ, लेकिन उसके सवाल आज भी बाकी हैं। क्या उस रात लिए गए फैसलों की कभी
राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा हुई? क्या इस ऑपरेशन की कभी वैसी डीब्रीफिंग हुई जैसी किसी बड़े सैन्य अभियान के बाद होती है? क्या कोई दूसरा रास्ता था? क्या अमृतसर में कुछ और किया जा सकता था? क्या यह समझने की कोशिश हुई कि आखिर चूक कहां हुई और भविष्य में ऐसे हालात दोबारा ना हो, इसके लिए क्या बदलना चाहिए? सबसे हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि जिन लोगों ने 8 दिन तक उस विमान के भीतर सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उनमें से कई कहते हैं वापस लौटने के बाद किसी ने उनसे विस्तार से यह तक नहीं पूछा कि उन 8 दिनों में आखिर हुआ क्या था। जैसे न्यूज़ आती है कि दैट मसूद अजहर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज अटैक्स, मास्टरमाइंड, तो ना मसूद अजहर जाता ना ये सब होता। भले को दूसरा मसूद अजहर करता शायद, पर ये तो नहीं आता, ये तो यहीं रहता। देखिए ये टेररिस्ट को छोड़ना तो कभी सही विकल्प नहीं होता, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था। मैंने उस वक्त अपने पुलिस चीफ को कहा था कि इस जैसे डेंजरस आदमी को छोड़ना बहुत खतरनाक रहेगा। मेरी असेंबली पे अटैक हुआ, वो पता नहीं था फारूक कहाँ है, फारूक कहाँ है, वो मुझे मारने आए थे। 5 मिनट पहले मैं वहां से चला गया था गवर्नर साहब से मिलने। मैंने कहा ये हजारों की मौत का कारण बनेगा। 40 लोग मारे गए, बच्चे सड़क पर जो थे वो भी मारे गए, उसका कहीं जिक्र ही नहीं। हम तो 10 लोगों का पार्लियामेंट का कहते रहते हैं, और कभी कश्मीरी असेंबली के बारे में कहा? कहीं आपने सुना? वहां भी लोगों ने कुर्बानियां दी। ये ऑर्डिनरी काम नहीं था, ये एक दिल पे बोझ है, लेकिन मजबूरी थी और करना पड़ा क्योंकि देश के लिए उस वक्त यही जरूरी था। देशवासियों के लिए शायद ये ठीक नहीं था। बाद में एक अनरिटन सा फोर्सेस में एग्रीमेंट था कि ऐसे डेंजरस टेररिस्ट को की जगह जेलों में नहीं हो और नहीं होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी का बर्बादी ही करेंगे, तबाही करेंगे। आर्म फोर्सेस में कोई भी ऑपरेशन होता है उसके बाद डीब्रीफिंग होती है, उसमें जो गलतियां वो निकाली जाती हैं। एंड दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, हमारे भी होना चाहिए था एट दिस लेवल, नेशनल लेवल। हम छोटी छोटी चीज़ों में कमीशन बैठाते हैं, इंक्वायरियां करते हैं। क्या इसमें डीब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसमें व्हाट वेंट रॉन्ग नहीं पता लगना चाहिए कि क्या गलती हुई, कहाँ कमी रह गई कि आपके देश से जहाज चला गया इतने लोगों को हाईजैक करके और आप उसको रोक नहीं पाए, आप उसको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। मेरे को भी आज तक एयर इंडिया में या इंडियन एयरलाइंस, उस टाइम इंडियन एयरलाइंस होती थी, तो इंडियन एयरलाइंस में मेरे को भी आज तक किसी ने नहीं पूछा कि जहाज़ 8 दिन गया कहाँ था, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या नहीं हुआ था। मेरे को भी किसी ने नहीं पूछा, कोई हमें रॉ वगैरह किसी ने कुछ नहीं अप्रोच था। लेकिन हमारे पास कौन आया? FBI। उसमें अमेरिकन थे 2। दे वांटेड प्रूफ अगेंस्ट दीज टेररिस्ट, आइडेंटिफाई करना, देखना। 2 दिन यहाँ रहे वो, और 2 दिन मतलब सुबह आते थे शाम को आते थे। 2 दिन तक वो हमें परस्यू करते रहे कि आप आइडेंटिफाई करो। फोटो दिखाई उन्होंने सबकी हमको, लेकिन मैं थोड़ा रिजर्व था। मैंने कहा हमने तो उनको उसमें देखा है, ऐसे देखा नहीं खुले चेहरे से, कैसे आइडेंटिफाई करते। उन्होंने बहुत से प्रलोभन भी दिए हमको कि आप करिए करिए करिए। ये वो काम था जो बेमनी किया जाता, जानते हुए कि ये इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा, हमेशा एक दिल पर कसक रहेगी। अगर ऑप्शन होता भारत के पास, मुझे विश्वास है कि वो ऑप्शन अपना लेते
और चाहे ऑपरेशन कैसा भी हो, ऑपरेशन होता उनको रिहा करने का, प्लेन को आतंकवादियों से छुड़ाने का, और ऑप्शन था ही नहीं। जब ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, फिर आप क्या करोगे? आपको जान तो बचानी है ना अपने नागरिक की। नागरिक का तो कोई दोष नहीं है कि वो विमान में है और विमान का अपहरण हो गया। ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ लिख दे कि हमने मान लो एयरक्राफ्ट को शूट करना है और वो कर दे, तो ये गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। और अगर हमारे देश की सुरक्षा की बात जब आ रही है तो उसके लिए फिर कुछ भी करे गवर्नमेंट, और करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ व्हाई नॉट, करना भी चाहिए। अगर उस टाइम ऐसा कोई फैसला लिया जाता और उसमें हम मर भी जाते, हमारे पैसेंजर मर जाते, पर वो गवर्नमेंट का होता फैसला, हम साथ थे, क्या करते, हम उसके लिए रेडी थे। मैंने तो पाकिस्तानियों से भी पूछा था, ISI वालों से, रिटायर, मसूद अजहर को तो वापस कर दो, अगर वो दाऊद को नहीं करते तो इसको तो दे कोई। तो जवाब ये मिलता था कि उसको तो हम भी ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा आप ढूंढते रहेंगे सारी उम्र, हमें तो मालूम है कहाँ पे है। भावलपुर में होता है आमतौर पे। जो पॉलिसीज हैं इन चीज़ों को लेके, हमारी सिक्योरिटीज़ को लेके या जो भी है, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जहाँ पर आदमी करने से पहले भी सोचे और करने के बाद उसके बाद क्या हो ये दुनिया को पता लगे। मौका था वहाँ, ये मैं बार बार कहता हूँ, पर अगर हमारा बेसिक आइडिया यही था कि कोई मरे नहीं, फिर ठीक ही हुआ कि जहाज ही उड़ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। इतनी फाइट करके आर्मी ऑफिसर्स हमारे अपने जान दे देते हैं और हम ऐसे छोड़ देते हैं। कितने लोगों को मारा, कितनी लेडीज़ वीडियो हुई हैं, ये सारा भी बहुत नेगेटिव, बहुत ख़राब लगता है। पर उसका कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के पास क्या है, ये तो हम लोग आम जनता क्या कर सकती है। पर एक कुछ होना चाहिए कि जब मालूम है ऐसा है तो उनकी जान की कीमत इतनी हैवी, वो थोड़ा सा पिंच करता है। जो कुछ भी सुनने में आता है, जो हमारे लोग कंधार गए थे, उससे बड़ा क्लियर है कि इसमें अलकायदा का कोई रोल नहीं, ISI का ही रोल। तो ISI का रोल था, तो आपको याद होगा ये चाहते थे मसूद अजहर को निकालना। पहले भी एक दो बार कोशिश हुई थी। ये बेसिकली राक्षस है और वो बहुत गिल्ट फील होता है कि यही आदमी बाद में, कई बार आपके मुंह से बात निकली हुई सच हो जाती, और वही हुआ। इसने जाते ही जैशे मोहम्मद बनाया, और जैशे मोहम्मद आप जानते हैं कितने अटैक्स के लिए जिम्मेवार है। पुलवामा, मुंबई, आप यू नेम, पार्लियामेंट अटैक करवाया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इस कहानी है, किसी कश्मीरी ने मेरे को सुनाई, जो इसके साथ कोट बलवाल में मिला था, बन साहब। वो कहता है कि इसके छूटने से कोई 10-15 दिन पहले मसूद अजहर इससे कहता है कि अब लाहौर में मिलेंगे। The arrested persons have been interrogated, and their interrogations have confirmed that all the 5 are Pakistanis, that this was a Pakistan operation executed with the assistance of the Harkat ul Ansar. Today's news from Pakistan that 2 of the released persons have surfaced there only goes to confirm that, deny however strongly it may, Pakistan is neck deep in this dirty game of hijacking. That denial doesn't carry any weight. What evidence do you have, sir? We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. What evidence, sir?
What is the evidence you have? We will publish it when time comes. आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कदम ज़रूरी हैं वो क्लैरिफाई करना चाहिए था, और वो सारा राइटिंग में होना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी को इसलिए इंतज़ार ना करना पड़े कि मुझे देश वहाँ से आदेश आएगा तो मैं एक्ट करूँगा, या आदेश किसने देना है वो जिम्मेवारी लेगा. Somebody has to shoulder responsibility. फैसला दिल्ली का था, दिल्ली ने लिया नहीं. क्षमता भी नहीं थी एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन करने की. हमारे पास कोई ऐसी कोर्ट रिसेट नहीं थी. मेरे को गुस्सा था इस बात का, कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं की. ऐसे डेंजरस टेररिस्ट की जगह जेलों में नहीं होनी चाहिए.